कि ड्राइंग किसे कहते हैं, है ना? तो ड्राइंग हम उसे कहते हैं यानी मालिक के पर्सनल इस्तेमाल यानी अपने खुद के जाती इस्तेमाल के लिए कैपिटल से जो हमने पूंजी के लिए यानी बिजनेस शुरू करने के लिए हमने जो पैसा बजट रखा था, उसी पैसे से मालिक ने अपने जाती खर्च में इस्तेमाल किया यानी जाती चीज में लेने के लिए, पर्सनल चीज लेने के लिए इस्तेमाल किया। तो उस पैसे को अगर हमने सामान ले लिया, अब अगर वो जाती सामान है तो उसको हम कैपिटल नहीं कहेंगे बल्कि ड्राइंग कहेंगे कि वो क्या है, मालिक की पर्सनल चीज है, वो कैपिटल नहीं कहलाया जाएगा और वो तिजारत भी नहीं कहलाया जाएगा। तो आज जो हमारा है अभी एसेट, है ना? एसेट यानी कहते हैं मिल्कियत को, यानी किसी चीज की अगर वो कोई मालिक बन रहा है तो उसे एसेट कहेंगे। यानी जैसे अगर हम कलम का हमारे पास पेंसिल है, कलम है, अगर हम कलम के मालिक हैं तो हम कलम के एसेट कहलाए जाएंगे, है ना? आप बता रहे मिल्कियत यानी जिन चीजों का आदमी खुद मालिक होता है, जैसे बिल्डिंग, जमीन, कैश, नकद रुपया वगैरह वगैरह। अब जाहिर सी बात है हमारे पास 10 मंजिला बिल्डिंग, तो अब अगर हमने किसी को शेयर पे नहीं रखा है, शरीक नहीं किया है, तो उसका बजाते खुद मैं मालिक रहूंगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारी खुद की है, एसेट है। लेकिन अगर हम उसको किसी के साथ अगर हम क्या कर देंगे, मिल्कियत में शामिल कर लेंगे, तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी बल्कि वो पार्टनरशिप पे चला जाएगा, तो उसका कुछ और होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। अगर आपके पास रुपया भी है, जो आपकी जमीन है, आपकी खुद की जमीन है, तो वो आप उस जमीन के क्या होंगे, एसेट होंगे यानी मालिक होंगे। कैश है, पैसा है, रुपया है, और वो पैसा आपका अगर अकाउंट में है, अगर आपका है तो आप उसके एसेट होंगे। अगर आपके पास कैश है, नकद है ना, तो आप उसके क्या होंगे, एसेट होंगे यानी मालिक होंगे। यानी वो चीजें जो मालिक की मिल्कियत में हो, है ना, दूसरे का उसमें कोई शरीक ना हो। यहां तक तो बात समझ गए, बिल्कुल आसान लबो लहजे में है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी है कि आप समझ भी जाएंगे। और एक क्या होता है फिक्स एसेट, है ना? ऐसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिसे तिजारत के लिए नहीं बल्कि तिजारत में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान खरीदा जाए, है ना? जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर वगैरह वगैरह। तो देखिए एसेट क्या है कि हमारा जो मिल्कियत है, लेकिन हम तिजारत को एसेट नहीं कहेंगे, उसको क्या कहलाया जाएगा, फिक्स एसेट कहलाया जाएगा। तो तिजारत को हम फिक्स एसेट नहीं कहेंगे बल्कि तिजारत को हमने शुरू किया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि अगर हमने कपड़े की दुकान खोला, है ना, कपड़े की जो दुकान खोले तो हमको वहां सिर्फ कपड़े की दुकान के लिए यानी माने कि हमको क्या रखना पड़ेगा, एक कितना कपड़ा आया, कितना रुपया का आया और कितने में बिका, कितना बचा, इसके लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंटिंग रखना पड़ेगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखना पड़ेगा कि जिसका वो हिसाब क्या रखे, बराबर हिसाब रखे। तो हमको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी जिसे हम रख सकते हैं। अब क्या है, एक तो क्या मोबाइल, अब माने कि कभी किसी कस्टमर को फोन करना पड़ता है, प्रचार के लिए हो, या अगर किसी का बिल बाकी है और उसका पूरा बायोडाटा हमारे पास है, तो हम उसको अब क्या करेंगे, फोन के जरिए उनको फोर्स करेंगे कि भाई आपका जो बकाया रुपया है उस रुपये को आप क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए, है ना। फर्नीचर जैसे टेबल, कुर्सी वगैरह आप ले लीजिए बैठने के लिए। आपके पास कस्टमर आएंगे तो कस्टमर तो जमीन पर नहीं बैठेंगे बल्कि आप उनको बैठने के लिए एक तो टेबल तो देंगे ही ना, तो ये टेबल भी जो क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स पे आ जाएगा। अब बता रहे हैं कि फिक्स एसेट्स की दो किस्म होती है, यानी दो तरह के क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। आप बता रहे दो तरीकों में से दोनों तरीका क्या है, एक तो क्या है टेंजिबल एसेट, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी हर वो चीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम अपने हाथ से मसल भी सकते हैं, देख सकते हैं उठा के, या हार्ड है या नरम है या कमजोर है या मजबूत है, तो हम इस चीज का अंदाजा लगाएंगे किसका, कैसे, छोकर ही हम लगाएंगे। तो ऐसे उन चीजों को क्या कहलाया जाएगा, टेंजिबल एसेट कहलाया जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को हम हाथ लगा के उठा के इधर से उधर कर सकते हैं, है ना। फर्नीचर है, टेबल को हम उठा के इधर से उधर कर सकते हैं, हम इसको छू सकते हैं आसानी। और उसके बाद है नन, दूसरी किस्म है नन टेंजिबल एसेट, यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जैसे नाम, लोगो वगैरह वगैरह। अब जैसे एग्जांपल, हमारा नाम ताहिर है। अब हमारा जो नाम ताहिर है, आप तो ताहिर को छू सकते हैं, जो इंसान है ना, ताहिर को छू सकते हैं, लेकिन जो लफ्ज ताहिर है, उस लफ्ज ताहिर को आप नहीं छू सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो हम नाम वगैरह को छू नहीं सकते। अब लीजिए हवा भी एक, हम कहते हैं ना हवा, है ना। आपने गालिबन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तारीफ में सॉफ्टवेयर की तारीफ की गई थी कि सॉफ्टवेयर उन तमाम चीजों को कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं, बल्कि सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि हाँ ये चीज है। तो उन तमाम चीजों को क्या कहेंगे कि हम एक क्या टेंजिबल एसेट, यानी ऐसी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर वगैरह वगैरह। नन टेंजिबल एसेट ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जैसे नाम वगैरह, लोगो वगैरह। जैसे आप मानिए कि हमने एचपी का कंप्यूटर, अब मशहूर नाम देखिए तो एचपी है, डेल है, सैमसंग है, रियलमी है, नोकिया है। तो इन तमाम नामों को हम क्या कर सकते, छू नहीं सकते हैं, लेकिन इनके जो लोगो है, इस लोगों को भी छू नहीं सकते हैं, है ना। जैसे बोल रहा हूं, नहीं छू सकते, लेकिन हम देख कर क्या कर सकते हैं, हाँ पता लगा सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि ये वाकई एक बड़ी कंपनी है ना। तो लेकिन हम उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, नन टेंजिबल एसेट। उसके बाद आपका आएगा लेबिलिटीज। लेबिलिटीज कहते हैं जिम्मेदारी को, यानी जिन चीजों की अदायगी कंपनी के जिम्मे में होती है। अब वो क्या है, जैसे कैपिटल और लोन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल क्या है, कि जिस पैसे से, यानी जो पैसा हम क्या करेंगे, यानी हम तिजारत को शुरू करने के लिए, या तो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, या तो अपने दुकान को शुरू करने के लिए हम जो पैसा जमा करेंगे, उस पैसे को क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल कहलाया जाएगा। अब देखिए कि कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, कि अब वो क्या करेगा, ऐसी जिम्मेदारी वो अपना अदा करेगा। अब जिम्मेदारी में क्या आ जाएगा, जैसे आप ले लीजिए जमीन खरीदा या तो रेंट पे लिया है तो उसका किराया देना, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी में, ये लायबिलिटीज में आ जाएगा। अब जैसे कि वर्कर्स को तनख्वाह देना, है ना, जो काम करने वाले हैं उन तमाम लोगों को तनख्वाह टाइम पे देना, ये कंपनी की जिम्मेदारी है, वर्कर्स की जिम्मेदारी नहीं है। वर्कर्स की जिम्मेदारी यह है कि कंपनी के काम को टाइम पे कर लेना, और कंपनी की जिम्मेदारी यह है कि कंपनी क्या करे, अपने वर्कर्स को क्या करे, वक्त मुआयना पर क्या कर दे, वो उनकी तनख्वाह अदा कर दे। ये इसकी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी है कंपनी को आगे बढ़ाना, लॉस करना, या तो लॉस हो जा रहा तो उसको आगे लेके चलना, है ना, पॉपुलर करना, एडवर्टाइज करना वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजों के जिम्मेदार कौन होते हैं, कंपनी होते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि कंपनी को चलाने के लिए एक आदमी को रखा जाता है, सिर्फ ओनली, किसे, जिसे आप और हम बल्लभ से दिगर मैनेजर वगैरह कहते हैं, है ना। तो मैनेजर जो कहते हैं, तो मैनेजर की जिम्मेदारी है कि हर वर्कर को बिल्कुल टाइम पे उसका तनख्वाह दे देना, उसका हिसाब रखना, ये मैनेजर की जिम्मेदारी। तो वो किस पे आ जाएगा, लायबिलिटीज पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लायबिलिटीज की भी कितनी किस्म है, दो किस्में हैं। एक किस्म क्या है, करंट शॉर्ट लायबिलिटीज, यानी वो जिम्मेदारी होती है जो कंपनी को एक साल के अंदर अदा करनी होती है, जैसे लेनदार का पैसा, दुकान का किराया, बिजली का बिल। अब जाहिर सी बात है, ये जो हमारा शॉर्ट है, हमने क्या है, कंपनी में लाइटें लगाई। अब जो लाइट की जो बिल होगी, बिजली की जो बिल होगी, तो वो सालाना नहीं देंगे, 10 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद तो नहीं देंगे। या तो हमको उनको महीना महीना देना होगा, या तो 1 महीने के बाद दूसरे महीने में देना होगा। तो ये हमारा क्या है, कम वक्तों में कंपनी अपनी जिम्मेदारी को क्या करे, अदा करे, तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट लायबिलिटीज, यानी करंट, यानी बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर। अगर वो 1 साल से जायद हो जाता है, जैसे
1 साल 2 महीना, 1 साल 1 महीना, 1 साल 1 दिन, अब वो करंट और शॉर्ट लायबिलिटीज नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो हद है तो वो 1 साल तक की है। जैसे 1 साल की लिमिट पार कर जाएगा तो वो अपने इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरी किस्म क्या है? फिक्स, है ना, फिक्स लॉन्ग लायबिलिटीज, यानी ज्यादा लंबा वो जिम्मेदारी होती है जो कंपनी को 1 साल या उससे जायद अरसे में अदा करनी होती है। जैसे बैंक का लोन, अब एग्जांपल हमने आपसे लोन लिया या तो किसी बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने क्या किया, 4 लाख या 5 लाख का लोन लिया। तो अब हम 4 लाख या 5 लाख का जो लोन लूंगा तो वो तो हमको कैश देंगे या अकाउंट देंगे, दोनों में से कोई एक देंगे। अब वो देंगे तो उसमें भी उनका क्या होगा, इंटरेस्ट क्या जोड़ा जाएगा, है ना, कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहा है, कितना परसेंट सूद ले रहा है, कितना परसेंट और कुछ ले रहा है, चार्ज क्या ले रहा है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको लगा के। अब 5 लाख लेंगे तो आपको 5,50,000 या 5 लाख या 6,000 हो भी सकता है कि आपको अदा करना पड़े। अब 6 लाख जो रुपया आप अदा करेंगे तो ये आप 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 1 साल में नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, इसको 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप उसको क्या करेंगे, अदा करेंगे। तो ये कंपनी की वो जिम्मेदारी है जो अगर ये कंपनी खोलने में, अगर कंपनी के नाम से अगर हम क्या कर रहे हैं, 5 लाख या तो 10 लाख का जो हम बजट क्या कर रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, तो अब ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि 5 साल या तो 6 साल के अंदर अंदर ये क्या कर दे, इसके जो लोन है, जो हमने लोन पे पैसा लिया है, बाकी लिया है, तो उसको अदा करने की जिम्मेदारी क्या होगी। अब वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, फिक्स लॉन्ग लायबिलिटीज पे चला जाएगा, करंट लायबिलिटीज पे नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? उसका हद है कितना, 1 साल, 1 साल से जायद नहीं। और लॉन्ग लायबिलिटीज का क्या है, 1 साल से जायद। अब 1 साल से जायद 2 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। तो अगर इस कैटेगरी में आएगा तो वो फिक्स यानी लॉन्ग लायबिलिटीज के दायरे में आ जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई। यहां देखिए, स्टॉक आप लोग काफी मर्तबा सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि स्टॉक क्या चीज होता है और कब कहते हैं। तो स्टॉक क्या कहते हैं, बिजनेस में बचे हुए माल को स्टॉक कहा जाता है। जैसे कि माने कि हमने बिजनेस शुरू किया, है ना, अब हमने बिजनेस शुरू किया, काम चला चला, है ना, अब जैसे हमारा साल आखिर साल हुआ, अब हमने जब हिसाब किया, साल पूरा हो गया, तो साल पूरा हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, जितने माल बच जाते हैं ना, तो उसको हम स्टॉक पे रख देते हैं, यानी ये हमारे पिछले साल का माल है ना। अब उसको क्या करते हैं, अगर उसकी कीमत घट जाती है तो हम उसको घटाकर उसको सेल करते हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, अगर हम उसको घटा के सेल नहीं करेंगे तो कोई लेगा ही नहीं। तो हम उसको स्टॉक रखते हैं, यानी जमा रखते हैं, है ना। जो जमा शुदा माल है बिजनेस का, उसे स्टॉक कहते हैं। लेकिन स्टॉक की भी 2 किस्म है, एक क्या, क्लोजिंग स्टॉक और एक ओपनिंग स्टॉक। अब जैसे आप देखते होंगे कि हर इसका क्लोजिंग और ओपनिंग होता है। जैसे आप इस्लामी महीना ले लीजिए, इस्लामी महीना कहां से शुरू होता है, मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, तो ये हमारा ओपनिंग हो गया। अब माने कि हमने मुहर्रमुल हराम में क्या किया, काम शुरू किया, अब पूरा काम चला और दिल हिज्जत तक क्या हो गया, काम हमारा साल पूरा हो गया, क्योंकि आखिरी साल है। अब जैसे अंग्रेजी में लीजिए कि जनवरी की 1 तारीख से, है ना, दिसंबर की 31 तारीख तक क्या रहता है, ये 1 साल रहता है ना। अब इसी यानी जनवरी में क्या होगा, वो ओपनिंग होगा, और दिसंबर की 31 तारीख को वो क्या कहलाया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाया जाएगा। सेम ऐसा ही टैली यानी बिजनेस में जो बिजनेस का जो ये रहता रूल रहता है, उसका जो कानून है, तो वो उसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग डेट है, तो वो क्या है, 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को उनका ओपनिंग रहता है ना, 1 अप्रैल को उनका ओपनिंग रहता है, और 31 मार्च को वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब हमारे 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस शुरू हुआ, हमने शुरू किया, चलाया, काम चलाया, अब 31 मार्च को हमारा क्या हो गया, ओपनिंग क्या हो गया, बंद हो गया, वो क्लोज हो गया, यानी साल मुकम्मल हो गया। अब हम जब हिसाब करेंगे तो हम पूरे साल का करेंगे, 2 साल का, 3 साल का नहीं, बल्कि पूरे साल का, कि हमारे इस साल में कितना रुपया नफा आया, कितना नुकसान गया, कितना हमारा माल स्टॉक हुआ, है ना। अब इस बीच में जो सामान बच जाता है उसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं,
जबकि क्या हो, हमारे बंद करते वक्त यानी साल के आखिर में बचे हुए माल को कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। आप समझ गए होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक पिछले साल के बचे हुए माल को अगले साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। जैसे आप मानिए कि 1 अप्रैल से हमने शुरू किया, ठीक है, अब हमारा बिजनेस चला और 31 मार्च को हमारा बिजनेस क्लोज हो गया। अब फिर जो हमारा जो माल बच गया, अब उस माल को अगर हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल से सेल करेंगे, बेचेंगे, तो ये माल हमारा अब क्या हो जाएगा, ओपनिंग पे चला जाएगा, क्लोजिंग पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा माल स्टॉक है। अब हम इस माल को चाहे नफा लेके बेचें या नुकसान लेके बेचें, ये आपके ऊपर है, दुकान वालों के ऊपर वो उसकी जिम्मेदारी रहती है। तो ये ओपनिंग और इसमें अब बचे हुए माल को क्या करना, 1 अप्रैल से शुरू करना, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाया जाएगा। इसलिए जब आप टैली में भी जब ये करेंगे, एंट्री वगैरह करेंगे ना, तो आपका 1 अप्रैल से होगा, 1 अप्रैल से आपका बिजनेस शुरू होगा, दूसरी तारीख से नहीं। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, हर तारीख का, तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप हर दिन का क्या कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हम जो सीखने वाले हैं तो वो एजुकेशनल मोड पे सीखने वाले हैं, जिसे हमको सारा ऑप्शन देगा, सिर्फ डाटा एंट्री का हर दिन का नहीं देगा, बल्कि वो 3 दिन का देगा। कितना, 3 दिन का, यानी 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, इस 3 दिन का हमको वो क्या करेगा, वो डाटा एंट्री करने के लिए अलाउड करेगा। बात यहां पे समझ गए, क्लोजिंग और ओपनिंग। परचेस क्या है, परचेस माल खरीदने को कहा जाता है, जो माल हमने खरीदा है ना। अब जैसे अगर हम, लेकिन परचेज हम उस वक्त कहेंगे जबकि हमारी नीयत ये हो, हमारा मकसद ये हो, तो हम इस माल को फिर दोबारा सेल करेंगे, है ना, दोबारा हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, तब जाकर वो परचेस कहलाया जाएगा कि हमने परचेस किया। तो उस माल को यानी खरीदने जो माल हम खरीदेंगे, उस माल को क्या कहलाया जाएगा, परचेस में क्या कहलाया जाएगा। जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो वो परचेस के दायरे में जाएगा। उसमें एक आता क्या, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की क्या कहते हैं, कंपनी में कुछ माल खरीद, है ना, कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी से, है ना, माल खरीदा और उस माल में से कुछ सामान क्या हो गए, खराब होने की वजह से वापस कर दिया। जाहिर सी बात है, आप पैसा दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तो हम तो खराब माल नहीं लेंगे, हम अच्छा ही माल लेंगे। अब माने कि हमने 10 पीस मंगाया, अब 10 पीस में 10 पीस कलम में 8 पीस कलम चल रहा है, 2 पीस कलम नहीं चल रहा है, तो 2 पीस कलम जो नहीं चल रहा है तो वो किसी बिना पर नहीं चल रहा है। अब जो हम 2 पीस कलम को तो हम नहीं रखेंगे ना, हम उसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो उसके लिए वापस कर देंगे, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको वापस कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेम इसी तरह क्या है, सेल। सेल कहते हैं माल को बेचने को, यानी माल जो हम खरीद लिए, अब हम उसको जो बेचेंगे, तो वो हम परचेज नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई दूसरा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। लेकिन हमारे बेचने में भी क्या होता है, रिटर्न होता है ना, सेल रिटर्न, है ना, सेल्स रिटर्न। कंपनी ने कुछ माल बेचा और उस माल में से कुछ सामान खराब होने की वजह से वापस आ गए, वापस आए हुए सामान को क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न कहेंगे। सारे सामान को नहीं, यानी जो सामान, अब माने कि हमसे कोई आदमी क्या किया, कुछ सामान लेके गए, 100 पीस लेके गए, अब उसमें से 10 पीस क्या हो गया, खराब निकल गया। तो अब वो कस्टमर क्या करेगा, हमारी दुकान आएंगे, हमारी दुकान आने के बाद वो हमको वापस करेगा कि भाई हमने ये आपसे खरीदा था, आपने मुझसे बेचा था, तो इस सामान में इतने सामान क्या है, सही है, और इतने सामान क्या है, खराब है, जाय हो चुका है, तो इसको आप वापस कर लें। तो जब हम उसको वापस करेंगे ना, उस माल को वापस लेंगे, तो उसकी भी एंट्री करना पड़ेगा। तो जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो सेल्स रिटर्न पे करेंगे। बात समझ में आ रही, सेल्स रिटर्न पे करेंगे। हम आज देख लेते हैं, ज्यादा कुछ ये नहीं, इंशाल्लाह फिर हम कल से आगे की चीजें देखेंगे। यहां देखिए, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ये तो बहुत घुमाओ और इसी का ही खेल है टैली में, है ना। तो यहाँ सिर्फ जिमनी तौर पे तारीफ दे दी गई है, इसे आप
याद कर लीजिए, जब कोई माल या पैसा हाथ में आता है तो उसे डेबिट कहते हैं, ठीक है। और क्रेडिट, जब कोई माल या पैसा हाथ से निकल जाता है तो उसे क्रेडिट कहते हैं। आपने अपने मैसेज में भी देखा है कि अगर कोई पैसा लगा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट उनके इससे हो रहा है, लेकिन आपके इसमें डेबिट हो रहा है। आपको वहां दिखाएगा भी मैसेज में कि क्रेडिट, क्रेडिट अकाउंट नंबर इतना इतना टू डेबिट इतना नंबर, अकाउंट नंबर इतना इतना, बैलेंस इतना, है ना। इस तरीके से आपको दिखाएगा भी। इस चीज को तो हम मजीद समझेंगे, क्योंकि इसी में तो 4-5 दिन हफ्ता दिन भी लग सकता है इस दोनों सबक में, क्योंकि हमने तरतीब इसका अलग से दिया है और इधर हम पढ़ेंगे। उसी में से एक आता है क्या, सैंडी क्रेडिटर। सैंडी क्रेडिटर, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से माल खरीदती है ना। बात यहां देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी से माल खरीदती है तो माल बेचने वाली कंपनी, माल खरीदने वाली कंपनी नहीं, जो माल बेच रही है, एक तो खरीदने वाली है और एक बेचने वाली है, तो माल बेचने वाली कंपनी खरीदने वाले कंपनी की क्या होगी, क्रेडिटर होगी, क्रेडिट होगी, यानी कहलाया जाएगा, क्रेडिटर कहलाया जाएगा, यानी लेनदार पैसों का, यानी पैसों का, ठीक है। यानी जैसे कि हमने, आप मानिए कि एग्जांपल के तौर पे हमारा एक कंपनी है, किसके नाम से, अशरफी कंप्यूटर सेंटर के नाम से। तो अब अशरफी कंप्यूटर सेंटर अपने सेंटर को चलाने के लिए कंप्यूटर खरीदेगी। अब ये कंपनी एचपी कंपनी के वहां से 10 कंप्यूटर खरीदी, तो 10 कंप्यूटर जो खरीदी, तो बेचने वाले एचपी क्या हो जाएगा, अशरफी कंप्यूटर सेंटर का क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अशरफी कंप्यूटर सेंटर की जो लेन देन का पैसों है, लेनदार, यानी ये पैसा दे रही है और वो हमको सामान दे रही है, तो ये दोनों कंपनी आपस में क्या हो जाएगा, एक क्रेडिटर हो जाएगा और एक डेबिट हो जाएगा। उसी में आएगा सेंडिडेटर। सेंडिडेटर, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को माल बेचती है ना, बात सेम है, सिर्फ बेचना और खरीदना लेके, ठीक है। तो जब कोई कंपनी किसी कंपनी को माल बेचती है तो खरीदने वाली कंपनी जो खरीद रही है, बेचने वाली कंपनी की क्या होगी, डेटर हो कहलाई जाएगी, क्योंकि हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, उनके हाथ में पैसा आ रहा है, तो हर आने वाले चीज को क्या कहलाया जाएगा, डेबिट कहलाया जाएगा। अब यहां डेबिट इसलिए कहलाया जा रहा है कि एक कंपनी क्या कर रही है, बेच रही है, उसके बदले में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो यहां पैसा क्या हो जाएगा, उस कंपनी का पैसा, यानी अशरफी कंप्यूटर सेंटर पैसा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसके लिए, बेचने वाले, जो बेच रही है, ठीक है। तो उस इसका क्या हो जाएगा, डेबिट कहलाई जाएगी, यानी देनदार का पैसा, एक लेनदार का पैसा और एक देनदार का पैसा, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो इसको आप एक मरतबा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आया फिर हम इंशाल्लाह देख लेंगे। यानी इतना आप जान के रखिए कि जो कंपनी बेच रही है वो कंपनी खरीदने वाली कंपनी का क्या होगा, क्रेडिटर होगा, और जो कंपनी खरीद रही है वो कंपनी बेचने वाली कंपनी का क्या होगा, डेटर कहलाया जाएगा। इतनी सी बात है। प्रॉफिट कहते हैं मुनाफे को, यानी कारोबार में कैपिटल के अलावा जो फायदा हुआ उसको प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे माने कि हमने 5 लाख रुपया क्या किया, पूंजी लगाया, बजट लगाया, 5 लाख रुपए में हमने पूरा साल क्या किया, बिजनेस चलाया। अब पूरे साल का हमने यहां तक किया तो पता चला कि हमको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अगर हमको देखा गया कि 5,06,000 कुछ रुपये आए, अब 5 लाख तो हमारा ये क्या कैपिटल है, क्योंकि हमने पूंजी लगाया था, लेकिन ये 6,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कहलाया जाएगा। 6 लाख ही मान लीजिए, 7 लाख ही मान लीजिए, तो 5 लाख के अलावा जितने भी पैसे हैं उन तमाम पैसों को क्या कहलाया जाएगा, प्रॉफिट कहलाया जाएगा, यानी वो नफे में है, ठीक। और लॉस कहते हैं नुकसान को, लॉस नुकसान को कहते हैं। हमने 5 लाख रुपए लगाया, लेकिन हमने साल भर क्या किया, खरीदारी और
खरीदो फरोख्त किया, लेकिन हमारा बजट कितना बचा? 4 लाख रुपए बच गया। हालांकि उनको बचना चाहिए था 5 लाख से ज्यादा, तो हमारा बचा कितना? 4 लाख रुपया। तो हमारा 1 लाख रुपया क्या हो गया? नुकसान में चला गया, यानी घाटा हो गया, यानी लॉस इसको कहेंगे। ठीक है, यहां आप देखिए एक्सपेंस। एक्सपेंस कहते हैं उस खर्च को जो कारोबार के किसी मुद्दे में किया गया हो, यानी खर्च किया गया हो। मसलन किराया, है ना, ट्रांसपोर्ट, सैलरी, या उसके अलावा कंपनी में होने वाले दूसरे अखराजात, लाइट बिल है, पानी का खर्च है, नल है, ये सारी की सारी चीजें तो हम लगाएंगे ही। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? अखराजात में आ जाएगा, एक्सपेंस पे आ जाएगा। इनकम क्या है? इनकम ऐसे फायदों को कहा जाता है जिसका जरिए कंपनी या बिजनेस हो, यानी कंपनी या बिजनेस से हो, उसके अंदर डिस्काउंट, है ना, कमीशन और इंटरेस्ट जैसी चीजें शामिल है। मसलन किसी सामान के लेने पर जो डिस्काउंट हुआ, या किसी सामान के बिकवाने पर जो कमीशन मिला, रकम उधार देने पर जो सूद मिलता है, ऐसे तमाम रकूम को इनकम के तहत लिखा जाएगा। अब ये इसको आप शॉर्टकट अंदाज में समझिए कि जैसे कि आपने देखा कि एक मोबाइल 10,000 में क्या हुआ? लॉन्च हुआ। अब वो कुछ दिन के बाद उसका डिस्काउंट क्या हो गया? घट गया, 50% कर दिया, यानी 5,000 रुपए में कर दिया। अब माने कि कोई भी डिस्काउंट लगाता है तो नफा आता तभी ना। तो अब ये 5,000 भी अगर उनको आता है तो उनका नफा है। अब कोई कमीशन, जैसे आप क्लास में जैसे हम देते हैं, कोई बिजनेस वाला करता है कि भाई तुम इतना रुपया लगाओ तो जो भी होगा तो तुमको इतना कमीशन देंगे, 20% हो, 30% हो। तो ये 20% और 30% क्या होगा? कंपनी का इनकम में आएगा। ठीक है, या तो कंपनी ने सूद दिया, है ना, किसी को उधार रकम दिया और बता कि 1 लाख के बदले में तुम्हें 1,20,000 रुपया देना पड़ेगा, तो 1 लाख तो उनका पैसा पूरा वापस आएगा। लेकिन 20,000 रुपया जो उन्होंने सूद लिया, तो ये 20,000 रुपया क्या किस पे आ जाएगा? एंट्री जब होगा तो इनकम के दायरे में एंट्री होगा। इंशाल्लाह बाकी काम